नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जब यहाँ पर बोलने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं सूझती है तो हम अदालत की खबरों की तरफ देखते हैं। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट इतनी विविध खबरों से भरा हुआ रहता है। फैसले रहते हैं, आदेश रहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या दूसरे जज किसी कार्यक्रम में माइक और मंच से कुछ बातें बोलते हैं जो बड़ा मायने रखती हैं, तो वहाँ हमको खबरों की कमी नहीं खलती। मुझको अखबार के लिए एडिटोरियल लिखना हो, यहाँ एडिटोरियल पे कुछ बोलना हो, ऐसी एक छोटी सी खबर आई है जिससे जुड़ी हुई कुछ और बातें मेरे पास पहले से हैं। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अभी एक मामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर बड़ा अफसोस जाहिर किया कि देश के कई हाई कोर्ट मामलों की सुनवाई पूरी करके और फैसला सुनाने को पेंडिंग कर देते हैं। सुनवाई पूरी, आदेश के लिए सुरक्षित, ऐसा कई खबरों में आता है। लोग देखते रहते हैं कब आएगा आदेश, कब आएगा आदेश। चीफ जस्टिस ने कहा है, मुझको नहीं मालूम है, चीफ जस्टिस ने कहा है इसलिए बात सही होगी। बिना फैसले के सुनवाई पूरी करने के बाद बिना फैसले के हाई कोर्ट के जज कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10 महीने तक फैसला रोक के रखा है। 10 महीने तक। अब आप बतलाइए, हर मामले में दुनिया भर की मौखिक बहस होती है, दस्तावेज तो रखे ही जाते हैं हाई कोर्ट के सामने दोनों ही पक्षों से, या कई मामलों में 2 से ज़्यादा पक्ष रहते हैं, हर कोई दस्तावेज बहुत सारे रखते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन जुबानी बहस भी बहुत सारी होती है। उस जुबानी बहस का कुछ हिस्सा टाइप भी करवाते हैं जज। एक एक शब्द टाइप नहीं होता। अब उस जुबानी बहस का बहुत सा हिस्सा ऐसा भी रहता है जो कि जज दोबारा नहीं पढ़ पाते या उनके सामने नहीं रहता। फैसला लेते समय उनको याद भी नहीं रहता। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की याददाश्त जो है हाथी जैसी रहती है। हाथी के बारे में कहा जाता है कि एलिफेंटाइन मेमोरी, जब किसी की स्मरण शक्ति बहुत विशाल रहती है तो उसको कहा जाता है कि ही और शी हैज़ अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट, दे हैव एलिफेंटाइन मेमोरी। तो मैं मान लेता हूं कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज महान रहते हैं, उनकी स्मरण शक्ति हाथी जैसी विशाल रहती है। हो सकता है, होगा ऐसा। लेकिन फिर भी 10 महीने तक अगर आपने किसी मामले पे फैसला नहीं दिया है तो अधिक खतरा इस बात का है कि आप भूल जाएं, ये एक होता है। दूसरा, जज कोई रिटायर हो जाते हैं, कहीं कोई बेंच बदल जाती है, और कुदरत का अपना नियम तो है ही। मैं आज ये गारंटी नहीं ले सकता कि आज के 10 महीने बाद मैं यहाँ रहूँगा। तो कोई जज न रह जाए 10 महीने तो उसके बाद क्या होगा। मेरी जो सामान्य समझबूझ और जानकारी है उसके हिसाब से जज के न रह जाने पर उस मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी, क्योंकि नए जज को तो पता नहीं होगा क्या क्या है मामला। ऐसी कई सुनवाई ऐसी भी हैं जिसमें हाई कोर्ट जमानत देने पे महीनों लगा रहे हैं, महीनों चल रहे हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं, आतंक के आरोपों के मामले कुछ ऐसे हैं हिंदुस्तान में, UAPA के या और दूसरे कानून के मामले ऐसे हैं, 3-3, 4-4 साल जमानत नहीं हो पा रही है। 3 साल 4 साल जमानत नहीं हो पा रही है। सज़ा और क्या होगी, सज़ा वही रहती है। ED के मामले हैं, साल दर साल लोग जेल में रहते हैं, जमानत नहीं हो पाती है। कई लोग कहते हैं कि देश के कई कानून ऐसे हैं जिनमें PMLA है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, आतंक के खिलाफ देश का जो कानून है, कई कानून ऐसे हैं लोग कहते हैं जिसमें बिना जमानत जो जेल में रखा जाता है बस वही सज़ा रहती है, बाकी कोई सज़ा वजह होती नहीं है। लेकिन
भारत की न्यायपालिका जो है, अदालतें जो है, उनकी एक सोच है, स्थापित अच्छी सोच है कि बेल हक है और जेल एक्सेप्शन है। यानी बेल यानी जमानत हक होना चाहिए किसी का भी, और जेल जो है वो अपवाद स्वरूप होना चाहिए। लेकिन जमानत के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट में या खुद सुप्रीम कोर्ट में भी पड़े रहते हैं, उन पे जल्दी सुनवाई नहीं होती, जल्दी फैसले नहीं होते। हाई कोर्ट का तो मुझको मालूम है कि बरसों तक पड़े रह जाते हैं ऐसे कई मामले। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा कि हाई कोर्ट के जजों को, और उनकी बात अपने खुद के जो ब्रदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट पे, उन पे भी लागू होती है कि हर जज को फैसला जल्दी लिखना चाहिए, सुनवाई भी जल्दी करनी चाहिए, जमानत देना है नहीं देना है उस पर भी सुनवाई जल्दी करनी चाहिए, फैसला आदेश देना चाहिए, और जिस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है उसका फैसला तो जल्दी देना चाहिए। 10 महीने क्या होता है, 10 महीने बाद किसको याद होगा? उसी जज को 10 गुना समय लगेगा। 10 महीने बाद पन्ना पलटते जाएंगे, पूछेंगे बाबू को क्या मामला था, ये क्या गवाही थी, दोनों का क्या कहना था, किसी वकील को बुला के पूछेंगे इसमें क्या कहा था आपने। ठीक नहीं है ये एक बात हुई। लेकिन मैं हिंदुस्तान की अदालतों की बहुत सी दूसरी दिक्कतों के बारे में भी लगे हाथों यहाँ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस मामले को उठाया है कि जो हाई कोर्ट के जज इतनी देरी जो लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है, भूल जाते हैं लोग, ऐसा बहुत से मामलों में होता है। कई मामले निचली अदालतों में ऐसे हैं जो 30 साल 40 साल 50 साल से चले आ रहे हैं, बयान हो गए हैं, बयान दर्ज हो गए हैं, कागज लग गए हैं, सबूत लग गए हैं, आखिरी में जाके पता लगता है कि गवाह अब जिंदा नहीं रह गए हैं, जिसने मुकदमा किया था वो मर चुका है, उसकी अगली पीढ़ी जो है वो लड़ रही है वहाँ पे। किसी भी मामले को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, कभी एक तरफ के वकील आगे बढ़वा देते हैं, कभी दूसरे तरफ के वकील आगे बढ़वा देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, जमीन जायदाद का उनका काम है, तो जाहिर है बहुत से मामलों में, और कुछ साहूकारी का भी शायद काम है, तो चेक बाउंस होते होंगे, कुछ होता होगा, तो वो अक्सर कोर्ट आते जाते रहते हैं, वकील उनके तय रहते हैं, कोर्ट में कुछ न कुछ उनके मामले चलते रहते हैं। उन्होंने मुझको एक बार कहा था, बहुत साल हो गए, 10-15 साल पहले कहा था कि हिंदुस्तानी अदालत में सबसे सुखी वो व्यक्ति रहते हैं जिनके खिलाफ किसी ने मुकदमा किया है। मुझको बड़ा अटपटा लगा था सुनने में, अरे मेरे खिलाफ कोई मुकदमा करेगा, नींद हराम हो जाएगी रात की, कैसे सुखी रह सकता है। कहा कि आपके खिलाफ अगर किसी ने मुकदमा दायर किया है, आप हर पेशी पे 100 रुपये 200 रुपये खर्च करते चलिए, बरसों तक उस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, बरसों तक। तो मैं सुन के हैरान हुआ था जरा, क्या सचमुच 150 रुपये में, ये 15 साल पहले का रेट है, आज हो सकता है 1500 रुपये हो गया हो, लेकिन 1500 रुपये भी क्या होता है। आज 300 रुपये तो मनरेगा में मजदूरी हो गई है मजदूर की, तो क्या मिट्टी खोदने वाले मजदूर की 2 दिन 3 दिन की मजदूरी उसकी जो है, उतने में मैं किसी मामले को कई महीने आगे बढ़वा सकता हूँ। बड़ी अजीब सी ये हालत है ये। अगर हमारी अदालतों का सचमुच ही यही हाल है, निचली अदालतों का, और लोग लड़ते चले जाते हैं, बरसों हो जाते हैं, मामले चलते ही रहते हैं, कभी ये वकील साहब नहीं आए, कभी वो वकील साहब नहीं आए, कभी जज साहब नहीं आए, कभी बाबू नहीं आए, कभी सब ने मिलकर डेट आगे बढ़ा दी कि आज वकीलों ने काम का बहिष्कार किया हुआ है, किसी वकील पर हमला हो गया था। क्या किया जाए, ऐसी अदालतों का क्या किया जाए? गरीब को इंसाफ कहाँ से मिले, कमज़ोर को इंसाफ कैसे मिले? जो पैसे वाले हैं उनकी तरफ से तो उनके ना आए हुए भी उनके वकील खड़े होते रहते हैं। और अदालत में, मैं जज नहीं कहता, लेकिन अदालत की कुल जमा जो व्यवस्था रहती है उसमें पैसे वालों के लिए बड़ी हमदर्दी रहती है, बड़े लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए हमदर्दी रहती है। जो गरीब रहते हैं, वो जेल में बंद रहते हैं, उनको अदालत में पेश करने के लिए भी
पुलिस नहीं मिल पाती है और अदालत में लिख के देती है पुलिस कि पर्याप्त बल नहीं मिलने से जेल से लाकर अदालत में पेश नहीं किया जा सका। ये बुनियादी खामी दिख रही है हमारी अदालती व्यवस्था में, बुनियादी खामी है। क्यों ऐसा होना चाहिए कि एक गरीब जेल में बंद है, उसके सुनवाई की बारी नहीं आ रही है, जमानत का उसके पास पैसा नहीं है? क्यों बेकसूर जिसके ऊपर कोई अभी तक साबित नहीं हुआ है कोई जुर्म, वो बरसों पड़े रहते हैं? कई ऐसे मामले भी रहते हैं जिसमें उनको जिन दफाओं में जेल में रखा गया है उनके तहत जो अधिकतम संभव सजा है उससे ज़्यादा समय वो जेल में काट चुके हैं विचाराधीन कैदी के रूप में। यानी जितने तरह के आरोप लगाए गए हैं किसी गरीब कैदी पर, विचाराधीन कैदी पर, वो सब साबित हो जाएं तो मान लीजिए उसको 5 साल की कैद होनी है और 6 साल उसको जेल में हो चुके हैं। ऐसा भी है गरीबों के साथ में। तो खैर ये चीफ जस्टिस ने ये बात कही है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश की पूरी अदालती व्यवस्था को सुधारने के लिए वो कुछ करें। बड़ी खराब हालत है अदालतों की। मैं अदालत का एक किस्सा आपको बतलाता हूं। हिंदी के एक बड़े अच्छे उपन्यासकार रहे हृदयेश, थोड़ा मुझको दिक्कत होती है उनका नाम बोलने में, हृदयेश। ये सहारनपुर या किसी एक जगह उत्तर भारत में एक जिला अदालत में सुपरिटेंडेंट थे। तो उन्होंने अदालत के सुपरिटेंडेंट थे तो अदालत की बहुत से किस्से, बहुत से मामले उनके सामने आते थे। तो उन्होंने अदालत के मामलों को लेकर एक उपन्यास लिखा था, सफ़ेद घोड़ा काला सवार। बड़ा दिलचस्प उपन्यास है, बांध लेता है, एक बार में ख़त्म करना पड़ता है उसको। कहीं मिलेगा तो ज़रूर पढ़िएगा। ये बात बहुत पुरानी है। मैं जिस पिछले अखबार में काम करता था, मैंने हृदय जी को चिट्ठी लिखकर, उस समय पोस्ट कार्ड का चलन था, चिट्ठी लिखकर मैंने उस अखबार में उसको धारावाहिक छापने की अनुमति उनसे ली थी और फिर हर हफ्ते एक पेज उस उपन्यास का छापा था। बड़ा पढ़ा था लोगों ने उसको। आपको भी कहीं मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, सफ़ेद घोड़ा काला सवार, उपन्यासकार हृदयेश। उनके सुपुत्र सुनील मेहरोत्रा, एक समय मेरे साथ उन्होंने कुछ साल काम भी किया था यहाँ पर अखबार में। फिर यहाँ से वो मुंबई गए थे। मुंबई में नवभारत टाइम्स में वो एक बड़े क्राइम रिपोर्टर हो गए थे। अंडरवर्ल्ड की, मुंबई की बहुत सारी खबरें उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी भी मुझको मुंबई में किसी के फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, सुनील मेहरोत्रा। तो उनके पिता हृदयेश, उनका लिखा हुआ उपन्यास था। इसमें एक व्यक्ति वकील के पास पहुंचता है कि साहब ये मुकदमा लड़ना है मेरा। वकील देखते हैं केस को, कहते हैं हाँ ज़रूर लड़ लूँगा। वो पूछता है कि साहब फीस कितनी होगी? तो वो कहते हैं वकील के पास आए हो तो फीस के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा ये फ़ोटो देखते हो? तो वकील साहब ने पीछे एक फ़ोटो टांग रखी थी। उसमें एक व्यक्ति अपने दोनों हाथ से अपना बदन ढांक कर खड़ा हुआ था। आप समझ सकते हैं जो बिना कपड़े के है वो दोनों हाथ से कितना ढांक सकता है कोई आदमी, ढांक के खड़ा हुआ था। दूसरे व्यक्ति के बदन पे लंगोटी थी, सिर्फ लंगोटी। तो वकील साहब ने कहा इन दोनों के बीच मुकदमा चला था। ये फोटो उस दिन की है जिस दिन फैसला हुआ था। अब बतलाओ कि इनमें से केस जीता किसने होगा? तो जो व्यक्ति आया था मुकदमा लेके, वो डरते सहमते उसने देखा और कहा साहब जिसके बदन पे लंगोटी दिख रही है उसने जीता होगा। तो वकील साहब ने कहा नहीं, सभी लोग यही धोखा खा जाते हैं। मुकदमे का फैसला हुआ उस दिन दोनों के बदन पे केवल लंगोटी ही रह गई थी और अदालत के बाबू लोगों ने जो फैसला जीता, जिसने मुकदमा जीता, अदालत के बाबुओं ने उसके बदन से लंगोटी उतरवा ली कि कुछ तो देकर जाओ। अब आप कल्पना कीजिए कि अदालत में क्या हालत होती है। और ऐसी अदालत में जब मामले 10-10, 20-20, 40-50 साल भी चलते हैं, ज़मीन जायदाद के, विरासत के,
साहूकारी के मामले चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो क्या हाल होता होगा लोगों का। हरिशंकर परसाई महान साहित्यकार और व्यंग्यकार, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में उतने बड़े कोई व्यंग्यकार हुए नहीं हैं। मुझको मेरी एक खुशनसीबी थी कि उनके साथ मेरी खतों किताबत थी, फ़ोन पे बात होती थी। वो रायपुर आकर यहाँ पर मायाराम सुरजन जी के घर में हफ्तों रहते थे, तो उस दौरान मेरी उनसे, बहुत नौजवान लड़का था, छोकरा सा था मैं उनके सामने, तो उनके साथ बैठ के बात करता था। मुझको बहुत सी चीज़ें उनसे जानने मिलती थी। मैं सीखने नहीं कह रहा हूँ, मैं उस समय सीखने की समझ वाला नहीं था, जानने की समझ वाला था। मैं ब्लॉटिंग पेपर जैसा था, सोख लेता था, एब्जॉर्व कर लेता था, लेकिन उसका बहुत मतलब नहीं निकाल पाता था। हरिशंकर परसाई का एक कोट जो है, सूक्ति उनके कहीं पे लिखे हुए की एक लाइन अक्सर इधर उधर सोशल मीडिया पर आते रहती है। वो लाइन ये है कि कोई इंसान एक बार अदालत पहुंच जाए तो उसके बाद उसका सबसे बड़ा संघर्ष ये रहता है अपने वकील से अपने को बचाना। आप सोच के देखिए, उन्होंने जो बात लिखी थी, जो अदालत में 10, 20, 25, 30 साल चलते हैं, अगर उनका संघर्ष ऐसा है कि अपने वकील से अपने को बचाना ही सबसे बड़ा संघर्ष उनका हो जाता है, क्या हालत होती होगी। और जब हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो भाई, 10-10 महीना तक बिना फैसला दिए केस को बंद करके क्लोज फॉर ऑर्डर करके 10-10 महीना बैठे रहते हो, जल्दी दे दिया करो, किसी को याद नहीं रहता इतना लंबा। निचली अदालतों का हाल और बुरा है, न पर्याप्त संख्या में क्लर्क हैं, न कंप्यूटरों का पर्याप्त इंतजाम है। वकील जो हैं दोनों तरफ के अपने अपने वक्त पर वो छुट्टी ले लेते हैं, आगे बढ़वा लेते हैं मामले को। जो सबसे दीनहीन व्यक्ति रहता है किसी मुकदमेबाजी में, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ पाता है। मैं बतलाऊं आपको, अदालत में अगर किसी व्यक्ति को आप सबसे अधिक आत्मविश्वास से अगर कॉरिडोर में देखेंगे आते जाते, सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ, तो ये समझ लीजिए कि वो वहाँ का जज नहीं है, सरकारी वकील भी नहीं है, पुलिस अफसर भी नहीं है, दूसरे तरफ का वकील भी नहीं है। ये जान लीजिए कि वो कोई पेशेवर मुजरिम है जिसका कि आना जाना लगे ही रहता है, जिसकी अपार आस्था है अदालती व्यवस्था पे। उसको मालूम है कि ये व्यवस्था जो है इसको कैसे दूहा जाता है, कैसे निचोड़ा जाता है, कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जाता है। सब लोग इस कदर दोस्ताना बर्ताव उसके साथ रखते हैं। जो पुलिस उसको लेके आ रही है मुजरिम को जेल से, पेशेवर मुजरिम को जेल से ला रही है, तो वो उसके लिए महंगे खाने पीने का इंतजाम करती है। पिज़्ज़ा ले आएगी, मिठाई ले आएगी, लस्सी बनवा के ले आएगी पुलिस उसके लिए। उसके साथ साथ कई पुलिस वाले भी खाते पीते हैं। जिस दिन उसकी पेशी है उस दिन अदालत के बाबू लोगों का भी खाना पीना हो जाता है। बाबू के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं देख नहीं पाता क्या होता है। चारों तरफ रौनक रहती है। अगर कोई पेशेवर मुजरिम वहां पे है, सच में ही बड़ा मुजरिम है, चारों तरफ रौनक रहती है। किसी किसी मामले में ऐसे पेशेवर मुजरिम नशे में पकड़ा जाते हैं कोर्ट में, बहुत कम होता है, क्योंकि कौन पकड़ेगा, सभी लोग नहा रहे हैं उसमें, गंगा बह रही है, सभी लोग नहा रहे हैं, ये हालत रहती है। और सबसे दीनहीन वहाँ कौन रहते हैं, शिकायत करता। मैं आपको अपना खुद का तजुर्बा बताता हूँ। मैं जिस अखबार में पहले नौकरी करता था, वहाँ एक किसी नेता के भाई ने आके हमको बहुत धमकाया। हमारा भी नौजवान खून था, गर्म खून था। उस समय पत्रकारिता की और पत्रकार की इज्जत भी होती थी। मैं आज पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, मैं केवल इतिहास की बात बतला रहा हूँ। ये चकमक पत्थर का जब
ईजाद हुआ था, ये उसके थोड़े ही दिन बाद की बात है। हम लोग जब अखबार नवीसी में आए थे, खून गर्म था। कोई बदतमीजी कर गया, धमकी देकर चले गया तो हम मान के चले कि पत्रकारिता को धमकी है। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, अदालत में मामला चला, हमको समन आया। तो जिस सिटी रिपोर्टर्स के टेबल पे ये घटना हुई थी, हमने ईमानदारी के साथ सबका नाम लिखा दिया था कि मुझको धमकी दी और मेरे ये साथी जो हैं ये गवाह हैं। ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी, बिल्कुल ही नया था मैं, नौसिखिया अधकचरा, दुनिया को देखा नहीं था। अंग्रेजी में ग्रीन हॉर्न कहते हैं, बिना सींग वाले बछड़े की तरह था। सच सच लिखा दिया कि ये सब लोग गवाह थे। नतीजा ये हुआ कि जिस दिन उस मामले की पेशी थी तो हम लोग इस अंदाज में अदालत पहुंचे कि शाम तक फांसी हो जाएगी जिसके खिलाफ हमने रिपोर्ट लिखाई है। तो 10:30 बजे से पहुंच के हम खड़े थे। सामने जो व्यक्ति था जिसके खिलाफ हमने रिपोर्ट लिखाई थी, वो ज़्यादा आदी था इन सब चीज़ों का। उसने कुछ जुगाड़ करके रखा था अदालत में। 4:30 बजे के पहले हमारी बारी नहीं आई और 4:30 बजे हमको कह दिया गया कि अगली तारीख ये है, इस दिन आना। तो 4-5 रिपोर्टर दिन भर वहाँ खड़े रहे। शाम को अखबार किस खबर से भरेंगे, कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा। ऐसी 2 या 3 पेशियां हुई, हमारी अकल ठिकाने आ गई। हमको समझ में आ गया अगले को सज़ा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी जो हमको धमका के गया है। हम शिकायत करता हैं, हमने कोर्ट में आने की गलती की है, पुलिस में जाने की गलती की है, हम हर पेशी पे ऐसे ही सज़ा पाएंगे। कायदे से ये होना था कि हमको प्रेस के अलग अलग डिपार्टमेंट के एक एक लोगों के नाम लिखाने थे कि ये लोग गवाह थे, ताकि काम प्रभावित न हो। यहाँ तो 2 पन्ने पे काम करने वाले सब लोगों का नाम हमने लिखा दिया था। तो इस कदर परेशान हुए कि मन ही मन में सोचने लगा कि कोई, जितने लोग पहले कह रहे थे बीच बचाव करने के लिए, रिपोर्ट वापस लेने के लिए, उसमें से कोई आ जाए अभी, एक बार कोई और आके कहे तो हम लोग तुरंत शिकायत वापस ले लें। कुछ ऐसे लोग थे बीच के जान पहचान के, उन्होंने एक आध बार फिर कहा, मैंने तुरंत पकड़ लिया, कहीं चले ना जाए वो, तुरंत पकड़ लिया कि ठीक है। गुस्से गुस्से में उसने धमकी दे दी थी, गुस्से गुस्से में हमने अपमानित होकर रिपोर्ट लिखा दी थी, हो गया। नाटक किया कि हम संतुष्ट हैं, दरअसल मैं डरा हुआ था। 3-4 पेशी में ही दहशत में आ गया था कि इस मामले का निपटारा होते तक क्या होगा, हमारा नौकरी चली जाएगी, अखबार दूसरे लोगों को भर्ती कर लेगा कि ये लोग तो कोर्ट में रहते हैं, किसी और को रखो यहाँ पर। तो शिकायतकर्ता का ये हाल रहता है। तो मेरे जिन दोस्त ने मुझसे ये कहा था कि अगर आप नॉन कंप्लेनेंट हैं, अगर आपके खिलाफ किसी ने शिकायत की, आप बहुत मज़े में हैं। 15 साल पहले का रेट उन्होंने बताया था 150 रुपये पेशी पे, मैं इसको बरसों तक बढ़ाते चलूँगा। वही हुआ हमारे साथ। तो मैं चीफ जस्टिस की एक बात से मैंने आज की बात शुरू की थी, मैं अदालत की दूसरी बात कह रहा हूँ। इतनी खराब हालत है निचली अदालतों की, इंसाफ वगैरह की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जो अंधा कानून है कहते हैं लोग, वही व्यवस्था वहाँ ज़्यादा है। इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर सरकार में कोई ऐसे लोग हैं जिनको गरीबों को अदालती जुल्म से बचाना है, तो उनको इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिनको आम जनता के दुख दर्द से लेना देना है, उनको भी कोशिश करना चाहिए बचाने की। फिलहाल मैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि हाई कोर्ट के जज अगर सुनवाई किसी मामले की पूरी कर लिए हैं तो उसको महीनों तक न रखें। 10-10 महीने तक रख रहे हैं लोग अभी। उसका फैसला जल्दी 2-4 दिन 6 दिन में फैसला सुना दें उसका, ताकि इंसाफ हो जाए। किसी को अगर शिकायत करना है उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट जा सके। 10 महीना किसको कहते हैं जज साहब? न आप गोदरेज कंपनी की गारंटी वाले हैं 10 महीने के लिए,
ना दोनों पक्ष हैं, वादी प्रतिवादी, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। आपको हमारे एडिटोरियल अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम गंभीर मुद्दों को लेकर बात करते हैं, इस बात की अधिक परवाह नहीं करते कि इसको कितने लोग देख रहे हैं, इस बात की परवाह करते हैं कि कितने लोगों के लिए मायने रखने वाला मुद्दा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कैसा लगा, ये मुद्दा कैसा लगा, आपका खुद का कोई अदालती तजुर्बा है क्या। अपने दोस्तों तक इसके लिंक को भेजिए, हो सकता है उनके पास भी कोई सुझाव हो सकता है वो भी सोशल मीडिया पर कहीं लिख सकें, हो सकता है कि ये चीफ जस्टिस या अगले चीफ जस्टिस ऐसे आए जो कि उनको मिली हुई चिट्ठियों को, ईमेल को, सोशल मीडिया की पोस्ट को देखकर कुछ सुधार कर सकें। जो जुल्म हो रहा है, वकील साहब की फ़ोटो में जो दो थे लोग, आज जनता की हालत कुछ वैसी ही हो जाती है लंबे मुकदमेबाजी के बाद में। इसीलिए आपको ध्यान होगा, लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी से भगवान बचाए। हिंदू ने कहा होगा किसी ने भगवान बचाए, कोई मुस्लिम रहते तो अल्लाह को याद कर लेते, कोई ईसाई होते तो कहते कि जीसस क्राइस्ट बचा ले कोर्ट कचहरी से, कोई और गुरु नानक देव का नाम लेते, कोई बुद्ध का नाम लेते। कुल मिलाकर ये है, कोर्ट कचहरी के नाम पर, काले कोट के नाम पर लोगों को ईश्वर याद आ जाते हैं। सोचिएगा आप इस बारे में क्या किया जा सकता है। फिलहाल एक छोटी सी सलाह आपको ये है कि अगर आप दुपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। अभी फिर मैं नीचे से एडिटोरियल से उठ के आ रहा हूँ, लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। रायपुर के अखबारों के पन्ने पलट रहा हूँ, लाशें ही लाशें हैं। 2 लाश इस सड़क पर है, 3 उस सड़क पर है। अधिकतर लाशें दोपहिया वालों की हैं, अधिकतर। हर दिन 2-4 लोग छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दोपहिया वाले मर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाते। मैं देखता हूँ हेलमेट को हैंडल के मिरर में टांग लेते हैं, पीछे सीट पे कहीं बांध लेते हैं, या 2 लोग हैं तो पीछे वाला व्यक्ति हेलमेट पकड़ के बैठता है, जैसे वो हेलमेट के लिए रखा गया मजदूर है, पकड़ के बैठता है। चला रहा है उसको भी नहीं लगाना है और जो पीछे बैठा है उसको भी नहीं लगाना है। मैं तो हमारे ऑफिस में कामकाज के लिए कोई महिलाएं भी यहाँ आती हैं, उनको भी कहता हूँ बालों की फिक्र ज़्यादा मत कीजिए, कोई स्कार्फ या चुन्नी बांध के हेलमेट लगा लीजिए। सिर ही नहीं बचेगा तो बाल का क्या करेंगी, कहाँ चोटी बनाएंगी, कहाँ कंघा रखेंगी, कहाँ उसकी हेयर स्टाइलिंग करवाएंगी। सिर बचना ज़रूरी है। तो आपको सलाह इतनी ही है कि अपने सिर की फिक्र कीजिए, हेलमेट का बेल्ट लगा कर रखिए, वरना कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के ढक्कन जैसा गिरेगा हेलमेट कहीं जाके, आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी काम का भी नहीं रहेगा। फिर मिलते हैं।